discussing about that what are the types of the organizational structure. Organizational structure के बारे में we were discussing in the last class. We discussed about the sole proprietorship. So basically, what is who are sole proprietor, who is owning the business, controlling and managing the business single. मतलब एक बोल सकते हैं ना in a single handed, right? एक ही person जो है वो अगर सारे basically काम को मैनेज कर रहा है, हैंडल कर रहा है, अपने बिजनेस को देख रहा है, तो वैसे पर्सन जो होते हैं दे आर सोल प्रोप्राइटर. दे कैन बी द शॉपकीपर, स्मॉल वेंडर्स हो गए, ये सब आपके सोल प्रोप्राइटर में आ जाएंगे. ठीक है. जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में करा दिया था. और पार्टनरशिप भी हो गया था, राइट? पार्टनरशिप भी ऑलरेडी कंप्लीटेड क्लास. Completed the partnership topic, right? Advantages and disadvantages are completed. I'm going to move toward the joint stock company. So before this joint stock company, tell me what is the corporate entrepreneurship? Anyone have idea about what is corporate entrepreneurship? क्या होता है corporate entrepreneurship? Anyone have any idea? अच्छा, corporate entrepreneurship से भी पहले एक और भी है family business. तो ये जितने भी टर्म्स मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको कहीं नोट डाउन कीजिएगा बिकॉज एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हैपन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वर्कशॉप ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. सो लेट्स स्टार्ट विद द फैमिली बिजनेस. सो फैमिली बिजनेस या फैमिली जो वेंचर होता है इसका मतलब है कि जो बिजनेस है वो ओन्ड है और मैनेज हो रहा है मेंबर्स ऑफ फैमिली के द्वारा. यानी कि जितने लोग हैं आपकी फैमिली में वही मैनेज कर रहे हैं अपने बिजनेस को. ठीक है. और देयर सक्सेसर्स, यानी कि या तो वो खुद मैनेज कर रहे हैं या फिर उनके जो सक्सेसर, यानी कि जैसे दादाजी के बेटे, आपके फादर के बेटे आप, तो लाइक दिस kind of thing is going on, like the parents, it is basically this type of business is moving towards the children or the legal here, right? Okay. सो लिख लीजिए व्हाट इज द फैमिली वेंचर. फैमिली वेंचर और जो एंटरप्राइज है इसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द बिजनेस व्हिच इज ओन्ड मैनेज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली और बाय देयर सक्सेसर, राइट? अगर इसको एक और वर्ड्स में अगर मैं समझाऊं तो ऐसा एंटरप्राइज जिसको डेवलप किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन क्रिएटिव पावर और प्रोफेशनल एफिशिएंसी एंड इज मैनेज्ड बाय द मेंबर as the successor after his death is known as venture or business, family venture or business. यानी वैसी फैमिली बिजनेस है ये जहां पर मतलब एक फैमिली बिजनेस का मतलब यही है कि उसके फैमिली मेंबर्स ये बिजनेस चला रहे हैं और उनके डेथ होने के बाद उनके सक्सेसर जो है उस बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं. इस टाइप का जो बिजनेस होता है ये स्मॉल साइज का बिजनेस होता है और मीडियम साइज का बिजनेस होता है. और कंट्रोल और ऑपरेशन, या इट इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द फैमिली मेंबर्स ओनली, यानी कोई भी आउटसाइडर की यहाँ बात नहीं हो रही है. ये जो मैनेज होता है ये हमेशा फैमिली मेंबर्स के द्वारा ही मैनेज होता है. इट मे बी ऑर्गेनाइज एज अ सोल प्रोप्राइटर, यानी कि जैसे अगर किसी की मतलब फादर की डेथ है तो बेटा जो है वो ही उसको कैरी करेगा. और ये भी हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन के द्वारा भी वो कैरी किया जा रहा हो, यानी कि इट कैन बी ऑर्गेनाइज एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेशन और लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. और इसको ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है? सोल प्रोप्राइटर की तरह भी ऑर्गेनाइज किया सकता है, सिंगल पर्सन, 2-3 लोग मिलकर, फैमिली के लोग मिलकर के भी बिजनेस को चला सकते हैं. कॉर्पोरेशन यानी कंपनी में भी उस बिजनेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जो फैमिली बिजनेस है इट कैन बी कन्वर्टेड टू द कंपनी एज वेल. और इट कैन बी द LLC या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो. So basically, you can basically change this type of business to the other form of the organization, and it is suitable for every type of organization. But majority of the time, this kind of businesses are of very small size. बहुत ही small size के होते हैं और बहुत rare middle या medium size के इस type के business जो हैं वो होते हैं. चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ फैमिली बिजनेस. आप लोग ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में सुना होगा. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज समथिंग बेसिकली इट इज ऑपरेटेड या मैनेज्ड बाय द हिंदू फैमिली एक्ट 1956 और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट 1956 के द्वारा ये HUF आया है. तो somehow it is related with the HUF only. ठीक है. What are the advantages of this family venture? फैमिली वेंचर्स के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज है इजी फॉर्मेशन, बिकॉज दिस टाइप ऑफ बिजनेस रिक्वायर्ड ओनली द फैमिली मेंबर्स एंड इट कैन बी इजीली फॉर्म लाइक द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप. It can be formed easily. No registration is required if you are running a family business. Second one is selfless activities.
तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं इट इज बेसिकली फॉर द फैमिली मेंबर्स एंड फॉर द प्रॉफिट, और ये फैमिली के ही वेलफेयर और कंट्रीब्यूशन से हो रहा है। सोर्स ऑफ इनकम, बहुत सारी फैमिली का पूरा डिपेंडेंस इसी बिजनेस पर होता है, पूरी फैमिली इसी बेसिस पर इसी बिजनेस पे चलती है, तो इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम। उसके अलावा डिवीजन ऑफ लेबर, जो भी इसमें यहाँ पर डिवीजन होगा, काम जो भी होगा दैट इज डन बाय द फैमिली मेंबर ओनली, मतलब फैमिली के लोग ही आपस में काम जो है वो डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज इफिशिएंसी एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इफिशिएंट इसलिए होगा बिकॉज एम्प्लॉइज भी हैं तो फिर भी, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स भी हैं हु आर कंट्रोलिंग होल मैनेजमेंट, सो इफिशिएंसी विल बी देयर। बर्थ राइट है, मतलब इस टाइप का जो बिजनेस है उसके लिए आपको बर्थ राइट है, यानी जैसे ही आप बाय बर्थ पर्सन को, यानी जो सक्सेसर है उसको बाय बर्थ ये राइट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर बिजनेस पे। तो उस बिजनेस को अर्न करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस को बनाने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रन द बिजनेस ओनली व्हाट एवर इज कैरिड फ्रॉम योर एंसेस्टर्स, यानी पूर्वजों से जो कैरी हो रहा है बिजनेस उसको आपको चलाना है। लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसमें जो लाइबिलिटी होगी इट इज लिमिटेड। मतलब इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी इसीलिए है क्योंकि जो फैमिली बिजनेस है और आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं सबके बीच में, मतलब इट्स नॉट दैट काइंड, आई डोंट नो व्हाई दे बेसिकली रोड दिस कर्ता, तो मे बी आई थिंक बिकॉज ऑफ कर्ता की लाइबिलिटी है तो अदर मेंबर्स जो हैं उनपे कोई लाइबिलिटी नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग अनलिमिटेड लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी, बिकॉज इट इज टोटली बेस्ड ऑन द फैमिली, तो फैमिली आगे बढ़ता जाएगा वैसे ये बिजनेस भी चलता जाएगा, सो स्टेबिलिटी इज देयर। नेक्स्ट वन इज इंक्रीज द कॉन्फिडेंस ऑफ ज्वाइंट फैमिली, क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस और फैमिली बिजनेस है, सो इट कैन बी इन्फ्लुएंस और इट कैन बी मेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द ज्वाइंट फैमिली। डिसएडवांटेजेस क्या है? एब्सेंस ऑफ डेफिनेट शेयर, किसको क्या मिल रहा है और किसका क्या शेयर है बिजनेस में ये बिल्कुल डिफाइंड नहीं है, एब्सेंस ऑफ डेफिनेट शेयर। सेकेंड है कि फैमिली केओस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपकी फैमिली के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसका डायरेक्ट असर जो है, इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है इट इज गोइंग टू बी ऑन फैमिली बिजनेस। ठीक है। हेवी बर्डन और ऑन कर्ता, मैंने तुम लोग को बोला था ना इसीलिए लिमिटेड लाइबिलिटी है क्योंकि जो लाइबिलिटी होती है वो कर्ता की होती है। अच्छा, कर्ता कौन होता है? लेट मी टेल यू, दे रोट इट्स नेम एज अ फैमिली बिजनेस बट इट इज अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो एचयूएफ आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर आपकी जो लाइबिलिटी होगी कर्ता के ऊपर बहुत ज्यादा हाई होगी। कर्ता कौन होता है? कर्ता वो पर्सन होगा जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, समझ रहे हो? जैसे घर में दादाजी होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली है, तो वो करता रहेंगे, वही जो होंगे, वही पर्सन जो होगा वही सारी लाइबिलिटी को कैरी करके चलेगा और बाकी फैमिली मेंबर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं होगा। जैसे ही कर्ता कोई और पर्सन बनेगा कर्ता के डेथ होने पर, तो दूसरा पर्सन जो है उसके आगे का जनरेशन में जो सबसे बड़ा है, जैसे मान लो 4 भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई है, दैट पर्सन कैन बी बिकम कर्ता, राइट? तो यहाँ पर कर्ता के ऊपर बहुत ज्यादा हेवी बर्डन है। नेक्स्ट वन इज डिफिकल्टीज इन गवर्नमेंट कंट्रोल, मतलब कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल इस टाइप की फैमिली बिजनेस पर नहीं होता है। तो और एक और भी चीज है डिक्टेटरशिप मैनेजमेंट, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये सिचुएशन है क्योंकि जो सबसे एल्डर होते हैं वही बिजनेस को बेसिकली चलाते हैं और बाकी लोग एज ए हेल्पिंग हैंड काम करते हैं इस बिजनेस में, फैमिली मेंबर्स। तो कई बार ये होता है कि द पर्सन बिकम द डिक्टेटर और द रूलर, लाइक द कर्ता इज बेसिकली रूलिंग ओवर द अदर पीपल, ओवर द अदर फैमिली मेंबर्स, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है जो पर्सन रूल करे दूसरे पे, ठीक है? तो डिक्टेटरशिप मैनेजमेंट की भी यहाँ पे डिक्टेटरशिप की भी प्रॉब्लम है। और एब्सेंस ऑफ डेफिनेट शेयर, फैमिली क्रॉस, उसके बाद फिर हेवी बर्डन ऑन कर्ता। एंड एक और चीज है, यहाँ पर अभी तो खैर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में 2005 के बाद ये राइट वुमेन को भी मिल गया है, दैट द वुमेन कैन आल्सो बेसिकली गेट द शेयर्स, प्रॉपर्टी शेयर्स। हाँ, देयर इज अ लैक ऑफ राइट ऑफ वुमेन इन दिस टाइप ऑफ फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट वन इज कॉर्पोरेट। क्लियर हो गया ये पॉइंट? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या फिर जो फैमिली वेंचर बताया, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. This point is clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next one is joint stock company. Joint stock company. एक जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? ये एक एसोसिएशन है इंडिविजुअल्स की जिसको हम शेयर होल्डर्स भी कहते हैं, who join together for profit and agree to supply capital divided into the share
that are transferable for carrying the specific business. तो joint stock company को कंपनी से समझो कि जैसे कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, शेयर होल्डर्स होते हैं और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है, वैसे ही यहाँ जो कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी को मैं नहीं समझा रही हूँ, कंपनी को समझा देती हूँ कि कंपनी क्या होता है। तो कंपनी जो है ये आपके 2013 में कंपनीज एक्ट के थ्रू अब सारी कंपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जितनी भी पॉलिसीज है उसको फॉलो कर रही है। पहले कंपनीज एक्ट 1956 था और अभी इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है देखते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपनी? फर्स्ट वन इज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि जो पर्सन है, जो ओनर है, जो प्रमोटर है कंपनी का और जो कंपनी है वो दोनों एक दूसरे से अलग है। ठीक है, इन द केस कोई भी लीगल कंसिक्वेंसेस आता है, अगर पर्सन पे लीगल कंसिक्वेंसेस है या लीगल केस कोई बनता है तो उसका इफेक्ट आपकी कंपनी पे नहीं पड़ेगा। कंपनी जो है उसके ऊपर अगर कोई केस है या फिर कोई सिनेरियो है तो उसका इफेक्ट पर्सन पे नहीं पड़ेगा, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं। तो दिस इज अ सेपरेट बिजनेस, सेपरेट लीगल एंटिटी। दोनों की पहचान और आइडेंटिटी अलग अलग है। सेकेंड वन इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अब परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि द कंपनी का जो लाइफ है ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, पर्सन रहे ना रहे, लोग एम्प्लॉयज रहे ना रहे, बट द लाइफ ऑफ कंपनी विल बी गोइंग ऑन, यानी कंपनी चलता चला जाएगा। Next one is the limited liability. Like if we are purchasing the share of any company, limited company का अगर हम शेयर खरीदते हैं, उन्हीं का अलाउड ही है। तो लिमिटेड कंपनी का जब शेयर खरीदते हैं 5,000 का, तो हमारी लाइबिलिटी भी सिर्फ 5,000 रुपीज ही की रहती है। अगर 5,000 रुपए डूब गया, अगर कंपनी डूब गया तो 5,000 रुपए डूबेगा जितना का आपने कंपनी का शेयर खरीदा था। आपका पूरा का पूरा बैंक बैलेंस, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी स्टेक में या फिर खतरे में नहीं रहेगी। आपकी सिर्फ वही है, आपका अमाउंट जो है वो डिसॉल्व हो सकता है, खत्म हो सकता है, लॉस में जा सकता है, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया फॉर परचेजिंग अ शेयर, फॉर परचेजिंग शेयर ऑफ द कंपनी। सो जो आपकी लाइबिलिटी होगी, इट इज वेरी, लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट जो है आपका डूब सकता है जो अमाउंट का आपने शेयर खरीदा हो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, डाइवर्स बिटवीन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट और आपका जो ओनरशिप होगा दोनों डाइवर्स होगा, अलग अलग होगा। नेक्स्ट वन इज काइंड्स ऑफ कंपनी। तीन तरीके की कंपनी होती है, चार्टेड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। तो मैं बताती हूँ कि ये तीनों कंपनी कौन कौन सी हैं। समझ में आ रहा है सबको? क्लास ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर? तुम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो ही गया होगा, एक कॉमन सील भी होगा, कैरेक्टरिस्टिक में कॉमन सील भी लिख लीजिएगा, परपेचुअल सक्सेशन भी होगा, आपका सेपरेट लीगल एंटिटी भी होगा। ठीक है, कंपनी के जो टाइप्स हैं, पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। और अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ चार्टर और ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, अगर फॉर्मेशन के बेसिस में अगर हम बात करें कितने टाइप की कंपनी होती है, तो सबसे पहले आपकी चार्टेड कंपनी, सेकंड है स्टैट्यूटरी कंपनी एंड थर्ड वन इज द रजिस्टर्ड कंपनी। जो चार्टेड कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको फॉर्म किया जाता था किंग के द्वारा, किंग, प्रिंस, इन सब के द्वारा फॉर्म किया जाता था। जैसे कि आप एग्जांपल में ईस्ट इंडिया कंपनी देख लीजिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था दैट वाज बेसिकली फॉर्म बाय द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड, राइट? सो ऐसे कंपनीज जिनको किंग या फिर कोई मोनार्की सिस्टम के टाइम पे किंग क्वीन के द्वारा जिसको फॉर्म किया जाता था उनको कहते थे चार्टर्ड कंपनी। सेकेंड था स्टैट्यूटरी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसको बनाने के लिए आपको बिल पास करना पड़े और उसको एक्ट के थ्रू आप उस कंपनी को या फिर उस इंस्टीट्यूट को स्टैब्लिश करो। ठीक है, तो ऐसी कंपनीज जो होती हैं इनके लिए स्पेशली बिल बनाए जाते हैं और इस बिल को साइन करवाया जाता है लोकसभा से और राज्यसभा से, एंड फाइनली वो एक्ट में कन्वर्ट होने के बाद उसके एक्ट के अंडर उस कंपनी को स्टैब्लिश किया जाता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, आरबीआई एक्ट 1934, आरआरबी एक्ट 1975, उसके अलावा फेरा, फेरा एक्ट, फेमा एक्ट, ये जितने भी एक्ट्स के बारे में बता रही हूँ ये सब के अंडर में ऑर्गेनाइजेशंस को स्टैब्लिश किया गया, कंपनी को स्टैब्लिश किया गया है। लेकिन ये कंपनी को स्टैब्लिश करने का एक प्रॉपर प्रोसीजर था जिससे बिल बना करके पास करवाने के बाद एक्ट के थ्रू यानी कानूनी रूप से इन कंपनीज को बनाया गया है। क्लियर हो गया सबको?
point is clear? RRB Act 1975, RBI Act 1934. Okay. So next one is registered company. वैसी कंपनीज जो कंपनीज एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड होती हैं और वो कंपनी स्टैब्लिश की जाती हैं, उनको कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी. सो पहला जो था चार्टेड कंपनी, इट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय किंग क्वीन ड्यूरिंग द मोनार्की सिस्टम. एग्जाम्पल इज ईस्ट इंडिया कंपनी. The second one is that is limited. Second one is statutory company. It is basically formed. Yeah, it is formed under the particular statute और बोल सकते हैं statute के अंडर, मतलब किसी कानूनी रूप से इनको लाया जाता है. ठीक है. और ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू इनको स्टैब्लिश किया जाता है और बिल बना करके फाइनली एक्ट के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनीज को स्टैब्लिश किया जाता है. ठीक है. और नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड कंपनी. नेक्स्ट वन इज रजिस्टर्ड कंपनी. सो रजिस्टर्ड कंपनी वैसी कंपनीज हैं जिसको रजिस्टर किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट. कोई भी कंपनीज एक्ट, जैसे 1956 है, कंपनीज एक्ट 1913 है, कंपनीज एक्ट 2013 है. तो कोई भी कंपनीज एक्ट के अंडर में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको हम कहेंगे रजिस्टर्ड कंपनी. समझ में आ गया? एवरीवन, दिस पॉइंट इज क्लियर? These types of companies clear? Yes, ma'am. Okay. What about चलिए. Next one is kinds of company में based on the charter and formation we understand three type of company. Next one is on the basis of the limited या liability के basis पर अगर हम देखें liability based जो companies हैं, पहली है limited company, second one is guarantee company and third one is unlimited company. So जो limited company है वो ऐसी कंपनी जिसकी लाइबिलिटी ओनरशिप की लिमिटेड होगी और लाइबिलिटी ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ मनी. तो सिर्फ लाइबिलिटी आपकी उतना ही होगा जितने का आप शेयर खरीदोगे, जो मैंने पहले ये बताया है. गारंटी कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिस कंपनी को जब हम फॉर्म करते हैं, एट दैट टाइम वी आर गिविंग द गारंटी दैट इन द केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी वी आर गोइंग टू यूज आवर पर्सनल एसेट फॉर फुलफिलिंग द अमाउंट वॉट एवर बेसिकली लॉस वी लॉस इन द दैट डिसोल्यूशन प्रोसेस. सो इन शॉर्ट, अगर इस टाइप की जो कंपनी होती है गारंटी कंपनी, वो गारंटी देती है कि अगर लाइबिलिटी बनता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस केस में मैं जो है अपना जो पर्सनल एसेट या कुछ भी यूज करना है जो भी है वो मैं खुद देखूंगा. तो अपनी गारंटी देता है पर्सन जब वो कंपनी को स्टैब्लिश करता है. एक होती है अनलिमिटेड कंपनी. इट कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956. ये ऐसी कंपनीज हैं जिसको इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड ना हो 1956 कंपनीज एक्ट के थ्रू, तो इनको कहेंगे अनलिमिटेड कंपनी. सो लाइबिलिटी के बेसिस पर कौन कौन सी कंपनीज है? लिमिटेड कंपनी है, गारंटी कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है. आ गई बात समझ में? एवरीवन क्लियर? Yes, ma'am. लिमिटेड कंपनी में आपकी कंपनी वैसी कंपनी जिसका जो आपका अमाउंट है, जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है. ठीक है. यू डोंट नीड टू यूज योर पर्सनल एसेट इन द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. Guarantee company where the owner's liability will be guaranteed to the liability to the same extent. Unlimited company, the company which is not registered under the Indian Companies Act 1956. ठीक है. अब हम मेंबरशिप के बेसिस पर अगर देखेंगे तो there are two type of company: private limited, private companies and public companies. Private companies and public companies. Private companies and public companies. तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होंगी? ऐसी कंपनी है प्राइवेट कंपनी which whose share is restricted to transfer to the public. यानी जिसके शेयर्स को रिस्ट्रिक्ट होता है ट्रांसफर करने के लिए नॉर्मल पब्लिक को. जैसे रिलायंस लिमिटेड है तो रिलायंस का शेयर तो आप मार्केट से खरीद सकते हो, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके मार्केट में शेयर नहीं मिलते हैं और वो लिस्टेड भी नहीं है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर. क्यों नहीं है? बिकॉज दे आर द प्राइवेट कंपनीज. तो प्राइवेट कंपनी को अलाउ नहीं होता है अपने शेयर को सेल करने का. कहां पर? आपके पब्लिक को. राइट. हाँ, लेकिन एम्प्लॉयज स्टॉक शेयर और ईसॉप वगैरह हो सकता है. पब्लिक लिमिटेड. तो पब्लिक लिमिटेड कौन सी कंपनीज होंगे? ऐसी कंपनी है जिसको अलाउड होता है अपनी कंपनी का शेयर ट्रांसफर करने का. किसको ट्रांसफर करने का?
So public company, private company समझ आ गया होगा आप लोग सबको. Everyone, these points are clear to all of you. Everyone, these points are clear. Yes, ma'am. Okay. So प्राइवेट लिमिटेड जो है उसमें मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम 2 लोग होने चाहिए प्राइवेट में. याद रखिएगा, नंबर ऑफ मेंबर्स की मैं बात कर रही हूँ. मिनिमम जो लोग होने चाहिए that is 2 and maximum number is 200. Earlier it was 50 under the Companies Act 1956. Now it is modified and now the number is 200. Clear? According to Indian Companies Act 2013. Next one is public limited. तो इसमें जो number of members minimum required है that is 7 and maximum no limit. And earlier it was same. पहले भी ये same था and under the 1956. ठीक है. So private company और पब्लिक जो आपकी लिमिटेड है या फिर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको ध्यान से सुनिए. सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड में अगर हम डिफरेंस नंबर के बेसिस पर देखें तो 2 इसमें होगा मिनिमम, पब्लिक में 7 होंगे जो मैंने आप लोगों को बता दिया. मैक्सिमम जो प्राइवेट में है दैट इज 200. मैक्सिमम अब 200 लोग चाहिए आपके प्राइवेट कंपनी के लिए अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. And in the public limited company the maximum is unlimited. maximum unlimited है. अगर हम prospectus की बात करें, so why prospectus is required? So prospectus जो है उन कंपनीज को जरूरत पड़ती है पब्लिश करने की जो अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करते हैं और सब्सक्राइब करने का ऑप्शन देते हैं नॉर्मल पब्लिक को. तो ऐसी कंपनीज को अपना प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है. तो प्रोस्पेक्टस इशू वही कंपनी करेगी जो कंपनी शेयर पब्लिक को देती है. तो प्राइवेट कंपनी को तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है और पब्लिक कंपनी इज एबल टू बेसिकली कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी टू इशू द प्रोस्पेक्टस. समझ में आया? क्लियर हो रहा है सबको? एवरीवन? ओके ओके. नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. तो प्राइवेट लिमिटेड में जनरली नॉट अलाउड, पब्लिक में अलाउड. ओके. सो देयर इज वन टर्म, ये आप लोगों ने सुना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. ये वर्ड सुना है किसी ने? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना है? लेट मी टेल यू व्हाट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. See, when we are registering a business into a company or we are converting into a company, we required to do a compulsory registration. यानी हमें अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. पहले तो इसके लिए कुछ रजिस्ट्रार और ऑफिसेस होते थे, आजकल भी है, लेकिन अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप सारे प्रोसीजर जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये सब के लिए ना आप एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो. राइट? तो अब तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू भी आप कंपनी को रजिस्टर करा सकते हो. लेकिन रजिस्ट्रार के पास भी आपका जो कंपनी रजिस्टर होता है तो वहां से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो एक बार जो कंपनी रजिस्टर्ड होता है तो आफ्टर 1 मंथ और विद इन 1 मंथ यू विल गेट दैट सर्टिफिकेट. तो जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको अलाउड होता है कि बिफोर टेकिंग दैट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस और कंपनी. मतलब बिना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या बिना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के भी वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं, सॉरी कंपनी शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं उसका काम. और 1 महीने का जो टाइम पीरियड जो लग रहा है आपको, ये टाइम पीरियड मैटर नहीं करता है. आप फिर बाद में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि यू रिक्वायर्ड द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द केस ऑफ द प्राइवेट कंपनी. In the case of the public limited company, the certificate of commencement or certificate of incorporation is required to start the company. यानी कंपनी का सारा काम प्रोसीजर को शुरू करने के लिए आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट और इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है. So certificate of commencement or incorporation is required in the public company and it is not compulsory to get that certificate, or you can start your business activities before getting that certificate of commencement in case of the private company. समझ में आया सबको? These points are clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next one is minimum number of Yes, ma'am. directors. Yes, ma'am. So in the case of the, see, you all are able to hear me? आवाज सबको clear आ रही है मेरी? So next one is, if we are talking about the directors,
So in the case of the private limited, we require 2 directors. Minimum कम से 2 डायरेक्टर की जरूरत है. In the case of the directors, पब्लिक में कितने चाहिए? 3 डायरेक्टर होने चाहिए. अगर हम बात करें आपके वर्ड की, तो प्राइवेट लिमिटेड में आपको पीवीटी और एलटीडी लगाना होता है, प्राइवेट लिमिटेड. और पब्लिक कंपनी में सिर्फ और सिर्फ जो सफिक्स होगा दैट इज ओनली लिमिटेड. यानी प्राइवेट लिमिटेड में पीवीटी, प्राइवेट लिमिटेड, एंड इन द केस ऑफ द पब्लिक यू हैव टू राइट ओनली लिमिटेड. ठीक है. लीगल रिस्ट्रिक्शन जो है वो सबसे ज्यादा पब्लिक कंपनी को फेस करना पड़ता है कंपैरेटिवली टू प्राइवेट लिमिटेड. राइट, समझ में आया? एंड द रीजन व्हाई द पब्लिक लिमिटेड आर बेसिकली फेसिंग मोर एंड मोर रिस्ट्रिक्शंस एंड द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज दे आर डीलिंग विद द नॉर्मल पब्लिक. ठीक है, क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गए ये सारे पॉइंट? दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ. So we've discussed about the company, we discussed about the family venture, we discussed about the partnership and sole proprietorship. Let's move toward that which form of organization is suitable for our business. किस टाइप का जो आपका जो ownership structure किस टाइप का होना चाहिए आपका. ठीक है, तो ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं या किस टाइप के प्रोडक्ट आपको सेल करना है. उस बेसिस पर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. क्लियर? ओके. सो सबसे पहले अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और वो बिजनेस शुरू करने जा रहा है, तो कुछ चीजों को उन्हें कंसिडर करना पड़ेगा. दे हैव टू कीप दीज पॉइंट्स इन देयर माइंड. First one is nature of business. The first point is nature of business. Nature of business. So जो सिलेक्शन है आपके appropriate form of business ownership का, वो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरीके के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, क्या सर्विसेज दे रहे हैं, क्या गुड्स दे रहे हैं. क्लियर हो गया? So next point is nature of business, like what kind of business you want to run. Like you want to start a business of fruits, vegetables related with the horticulture. You want to start a business to sell the apparel. You want to start the business of providing the services like consultancy service. किस टाइप का बिजनेस आप शुरू कर रहे हैं, you have to consider the things in your mind. ठीक है. Next one is area of operation. Like what is the area where you are going to operate your business. ठीक है. एग्जाम्पल में अगर कोई ऑपरेशन बिजनेस का जो आप कर रहे हैं, दैट इज कन्फाइंड टू एन एरिया और अ लोकेलिटी ओनली, द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ ओनरशिप विल बी द प्रोप्राइटरशिप. यानी कि अगर आप किसी लोकेलिटी में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, किसी ऐसे एरिया में करना चाहते हैं जहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर कॉलोनी जिसको हम कह सकते हैं, वैसा अगर एरिया में आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उसी एरिया तक के भी फिलहाल सीमित रहना चाहते हैं, उतना ही एरिया में आप काम करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जो सबसे बेटर टाइप का आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, दैट विल बी द प्रोप्राइटरशिप. यानी सोल प्रोप्राइटरशिप जो है सबसे सूटेबल है इस टाइप के बिजनेस के लिए, जहां पर आप किसी लोकेलिटी में ही सिर्फ बिजनेस करना चाहते हैं. ठीक है, तो लोकेलिटी में करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एरिया बहुत ही लिमिटेड हो गया और सिर्फ वही कंज्यूमर्स आपके कंज्यूमर हैं जो आपके एरिया या उस एरिया में रहते हैं. यानी 50 या 60 घर या फिर हाउसेस, वही आपका सिर्फ कंज्यूमर है, वही आपके कंज्यूमर्स हैं जो प्रोडक्ट को खरीदेंगे. So next one is degree of control. Third point is degree of control. Third one is degree of control. In case if the direct control जो है over business operation is required, the suitable type of ownership may be the proprietorship or partnership. See, I am just giving the example. जैसे आप लोगों ने सुना होगा. So why this happened? Why this has happened? Because actually he was running a company, a registered company, and in the case the company और उनका जो owner होता है, they both are separate. और आपका कंट्रोल 100% आपकी कंपनी पे नहीं हो सकता है. तो अगर आप कंट्रोल इंक्रीज करना चाहते हो और अपने बिजनेस को 100% खुद कंट्रोल करना चाहते हो, सो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज द गुड ऑप्शन. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ कंट्रोल, what is the extent of the control, you just need to keep this thing in your mind, and according to that you just need to choose the type of organization structure. So I guess this point is clear to all of you. This point is clear. Degree of control. Yes, ma'am. Next one is the capital requirement. Capital requirement.
see, if you are starting a business, for example, if I am even starting the business, I cannot able to raise the money for 1 crore rupees from my own personal finance. Is it possible? Is it possible? No, because it is a very huge amount. So if the capital what is required for start your business, you just need to determine the ownership according to that. अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ कैपिटल आपने लगाया है, यानी कि वो बहुत स्मॉल बिजनेस है, तो ऐसे केस में प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज ओके. बट इफ यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस विद अ ह्यूज कैपिटल एंड इन अ लार्ज स्केल, then the company can be the suitable type of ownership या suitable type of organizational structure. Clear हो गई बात? समझ में आया? Everyone, this point is clear? Yes, ma'am. Okay. Next one is extent of risk and liability. So ये सारी चीजें अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है. So these are the factors which affecting the type या फिर appropriate selection of the organizational structure. So nature of business is clear. Area of operation where you are going to operate, what is in your mind. Third one is what kind of control you want over your business. Next one is capital requirement, and uske baad extent of risk and liability. Let me explain this point. Business involves risk. No doubt if we are starting any of the business, कोई भी startup अगर हम शुरू करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा risk involved है, क्योंकि we don't know that our business is going to work or not, we will become successful or not in this type of in any of the business, right? Because market is very dynamic. Every time there is changes happening in the market, so we are not very sure. The competition is intense. तो ये सब चीजों को देखते हुए हमारा बिजनेस तो हमेशा ही रिस्क में है. तो अगर कोई ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो कैपेबल है रिस्क को बेयर करने के लिए, तो ऐसे केस में वो पर्सन जो है मतलब लेस बेयर करने के लिए अगर रेडी है, लेस, तो ऐसे केस में सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज ओके. बट इफ द एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली वांट टू टेक ऐसा बिजनेस चाहता है वो, मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें उसके रिस्क लिमिटेड हो, मतलब फर्स्ट वाले कंडीशन में मैं बता रही हूँ टर्म में कि आप कितना रिस्क बेयर करना चाहते हैं. अगर आप हाई रिस्क बेयर करना चाहते हैं, सॉरी वो शायद मैंने जस्ट ऑपोजिट बता दिया था, अगर आप हाई रिस्क बेयर करना चाहते हैं तो ऐसे केस में आप सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप ठीक है, क्योंकि आपका पैसा अगर डूबा, अगर आपका बिजनेस डूबा तो आपके खुद के पैसे भी जाएंगे, पर्सनल प्रॉपर्टी भी जाएगा, तो रिस्क ज्यादा है आपके सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में. इन द केस ऑफ द कंपनी, अगर आपको लिमिटेड रखना है अपने रिस्क को, you can use or you can basically opt for the company. समझ में आया? This point is clear. This point is clear. In the case if you want to take a high risk, अगर आप high risk लेना चाहते हैं तो partnership and sole proprietorship is okay. Comparatively company में आपका risk जो होगा that will be limited. ठीक है? Next type क्या होगा आपका? Government regulation. Government regulation. Government regulation. Government regulation. Government regulation. So अगर entrepreneur जो है does not like very like much government involvement in the business, then the sole proprietorship and partnership is okay, because registration की जरूरत नहीं है, तो आप समझिए कि कितना ही ज्यादा गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी, है ना. लेकिन वही अगर आपको ऐसा बिजनेस चूज करना है जहां पर बिजनेस और रेगुलेशन और रूल को आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में यू कैन गो फॉर द कंपनी एंड यू कैन बिकम द कोऑपरेटिव. ठीक है, कोऑपरेटिव भी आप बन सकते हैं. कोऑपरेटिव एक्ट 1904 के अंडर में आप जो हैं वो आप कंपनी भी बन सकते हैं. अगर आपको गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट से कुछ खास दिक्कत नहीं है और आप चाहते हैं कि उनके रूल्स एंड पॉलिसीज को आप ऑप्ट करें और इम्प्लीमेंट करें अपनी कंपनी में, देन इन दैट सिचुएशन द company and cooperative is okay, but you want less and very minimum intervention of the government in your business, then sole proprietorship and partnership is the good option. So I guess all these points are clear, that what factors which we need, what are the factor which is going to help us to understand or choose the appropriate form of the ownership structure. Clear हो गया? समझ में आ गया सबको?
Okay. Next point is next topic is I guess this chapter is completed. तो आप लोग को सब सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? मुझे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कौन बताएगा? चलिए बताइए. Who is going to tell me about the sole proprietorship? Raise your hand. Who is going to tell me about the sole proprietorship? सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कौन बताएगा? सोनम, वर्षा, कोई बताओ, कोई भी बताओ. कौन बताएगा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में? सोल प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं? एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. चलो वर्षा, वर्षा रोल नंबर 55. रोल Yes, नंबर 50. चलो बताओ बेटा. मैम कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करके, कैमरा ऑन रखना है. सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है मैम वो इंडिविजुअली बिजनेस स्टार्ट करते हैं और मैम प्रॉफिट शेयरिंग इसमें नहीं होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है और वेरी गुड. मैम कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा राइज नहीं होता है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी इसमें रहता है. वेरी गुड. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको अकेले ही हैंडल करना है. म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड इन द पार्टनरशिप. ठीक है. ओके, गुड. एनीवन एल्स हु वांट टू टेल मी अबाउट द पार्टनरशिप? पार्टनरशिप के बारे में कौन बताएगा? कोई भी बच्चा बताओ पार्टनरशिप के बारे में. पार्टनरशिप. रागिनी रोल नंबर 34. चलिए बताइए पार्टनरशिप के बारे में. क्या होता है पार्टनरशिप? बताइए पार्टनरशिप के बारे में. मैम जब दो पर्सन से ज्यादा मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब उन्हें पार्टनरशिप बोला जाता है. और इसमें इसमें दो तरीके के पार्टनरशिप है. एक जनरल पार्टनरशिप 1932 और दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी पार्टनरशिप एक्ट 2008. और इसमें कुछ एडवांटेजेस है जैसे इजी फॉर्मेशन हो जाए. एक मिनट. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है बेटा, कंपनी नहीं यूज करना उसके लिए. ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. ठीक है. बाकी सारे पार्टनरशिप जो है वो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बेसिस पर चलते हैं. बट एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसके लिए एक डिस्टिंक्ट और डिफरेंट एक्ट के प्रोविजन से वो चलता है. वो है एलएलपी एक्ट 2008. राइट. चलिए रागिनी आगे बताइए बेटा. लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल होता है. डिवीजन रिस्क कैन बी डिवाइडेड अमंग्स पार्टनर्स और अनसर्टेनिटी और स्टेबिलिटी बिटवीन देम. ओके, ठीक है, गुड. यस सोनम रोल नंबर 22. Yes, ma'am. Advantage and disadvantage of partnership. बताओ. मैम ये easier formation होता है, flexibility होती है, and मैम risk sharing होता है. इसमें partners के बीच में privacy होती है, work divide हो जाता है, scope रहता है मैम, expansion कर सकते हैं उसको, और resolution easy होता है. ठीक है, good. Next one. Disadvantage मैम unlimited liability होती है, blocking of capital, uncertainty. अच्छा, what is the meaning of blocking of capital? मैम ये सारे पार्टनर्स का कैपिटल एक जगह हो जाता है और उसमें कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं उसको विदाउट परमिशन. विथड्रॉ करना, बिल्कुल बिल्कुल. विदाउट कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स यू कैन नॉट विथड्रॉ द कैपिटल व्हिच इज बेसिकली इन्वेस्टेड इन अ पार्टनरशिप. राइट. ओके. यस मैम. लैक ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एंड डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी होती है. हाँ, गुड गुड. ओके, यस विकास. मैम हेलो मैम डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड कंपनी के बारे में बताइए. दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या तुम्हें होता है ना, कंपनीज एक्ट के थ्रू आप रजिस्टर्ड होता है. वैसे आपकी जो पार्टनरशिप होगी वो रजिस्ट्रेशन किया जाएगा उसको एलएलपी एक्ट 2008 के अंडर में. वो काइंड ऑफ आपका कंपनी ही है लेकिन वो आपके पार्टनर्स के थ्रू स्टार्ट किया हुआ बेसिकली कंपनी है. 2-3 पार्टनर्स मिलके एक पार्टनरशिप को जब आप
LLP के अंडर रजिस्टर करा देते हो तो वो कंपनी की तरह बन जाता है, ठीक है, जहां पर आपका सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाता है। लेकिन जो जनरल पार्टनरशिप होता है उसमें आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर आपका बिजनेस डूब गया, जैसे एग्जांपल में 2-3 लोगों ने मिलकर कोचिंग सेंटर ओपन कर लिया, ठीक है, अब उसमें क्या है कि अगर आपका कोचिंग सेंटर चल गया तब तो अच्छा है, तीनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल या फिर जो भी डिसाइडेड रेशियो है वो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके कंपनी को लॉस भी हो गया तो वो तीनों के बीच में बराबर लायबिलिटी भी डिवाइड हो जाएगा, तो ये जनरल पार्टनरशिप है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में सिर्फ यही होता है कि जो आपकी पार्टनरशिप होगी वो उसमें आपकी लायबिलिटी जो होगी, ऑब्लिगेशन लिमिटेड हो जाएगी, आपके पर्सनल एसेट को यूज नहीं किया जाएगा इन द केस इफ योर कंपनी विल बी डिसॉल्व, इफ योर पार्टनरशिप विल बी डिसॉल्व और इट इज गोइंग टू बी एंडेड। समझ में आ गया? यानी LLP इज अ मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, इसको याद रखिएगा। LLP जो है वो एक कंपनी और पार्टनरशिप का मिक्सचर है। समझ में आया? विकास, दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes.